तो नमस्कार, जय हिंद। तो आइए आज हम जो क्लास 10th में यूपी बोर्ड जो रसायन विज्ञान का अम्ल क्षार और लवण चैप्टर है, इसको हम इतनी आसानी से समझेंगे कि यहाँ पर कोई भी बोर्ड में एग्जाम जो होता है उसमें कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। तो अम्ल क्षार लवण इस चैप्टर का नाम है। तो हम बारी बारी से तीनों को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम अम्लों के बारे में देखेंगे, अम्लों के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, अम्ल के गुण देखेंगे कि क्या क्या अम्ल के गुण होते हैं और कैसे अम्ल होते हैं, रिएक्शन के बाद धातुओं से ऑक्साइडों से क्या प्रभाव छोड़ते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते हैं। सबसे पहला जो अम्ल होता है, इसकी परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है। तो ये जो एसिड्स है, तो एक एसिड्स जो होता है, ये एसिड्स जो होता है लैटिन भाषा के शब्द से एसिड बना है। इसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा। तो इसका एक परिभाषा हो जाएगा कि स्वाद अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। यानी कोई भी चीज हम खाते हैं ना, जैसे दही, नींबू, सिरका, इमली, ये तमाम चीज जो खट लगता है, तो ये खट कैसे लगता है, क्योंकि इसके अंदर अम्ल है। तो कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं अगर स्वाद में हमको खट्टा महसूस हो रहा है तो क्या है, अम्ल है, यानी कि एसिड है। अब दूसरा परिभाषा इसका क्या देख सकते हैं कि नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। आपने देखा होगा एक पेपर होता है लिटमस पेपर जिसको बोलते हैं। तो नीला लिटमस पेपर को अगर जैसे ये पेपर है, इसमें कोई एसिड का जो ऊपर से कोई बूंद डाल दिया जाए, नींबू इसे निचोड़ दिया जाए इस पेपर पे, या कोई भी अम्ल जिसमें खट्टा है स्वाद में, उसको लिटमस पेपर पर लगाने पर ये कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो दूसरा परिभाषा इसका हो गया कि लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तीसरा है एक फिनालेफ्थेलिन, जो सूचक यंत्र होता है, सूचक एक होता है, रंजक, रंजक मतलब रंग होता है। तो फिनालेफ्थेलिन सूचक जो है अम्लीय विलयन, अगर कोई जैसे अम्ल का ये विलयन हो गया ना, इसमें अम्ल है, अगर इसमें फिनालेफ्थेलिन को अगर इसे डालिएगा तो ये रंगहीन हो जाएगा। यानी कि रंगहीन हो गया तो समझ जाइए कि ये विलयन कैसा है, ये विलयन अम्लीय है। और इसमें देखेंगे अम्ल को जल में घोलने पर ये H+ आयन देता है। ये तीसरा हो गया। मेथिल ऑरेंज एक सूचक होता है, वो अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। जैसे कि अम्ल का विलयन है, इसमें कुछ अम्ल है और इस अम्ल में अगर मेथिल ऑरेंज जो सूचक है उसको डाला जाता है तो लाल रंग कर देता है। अगर यही मेथिल ऑरेंज को, ये विलयन क्षार का है कोई, और इस क्षार का विलयन में हम कौन सा डालते हैं, मेथिल ऑरेंज सूचक, तो ये जो है ये क्या कहते हैं, जो क्षार है, इसका विलयन में अगर हम मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो ये पीला रंग देता है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है, जब हम चेक कर लेते हैं बिना चेके कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो ये तो कुछ परिभाषा रहे जिसमें आपको ये इतने याद रखने। पहला क्या है कि स्वाद में खट्टा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और ये फिनालेफ्थेलिन जो सूचक है अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाएगा, अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन देगा। और मेथिल ऑरेंज जो सूचक है अम्लीय कोई विलयन है, उसमें जैसे इसे डुबा दिए और डुबा के निकाल दिए तो उसमें कैसा हो जाएगा, वो लाल रंग हो जाएगा। अगर क्षार का विलयन है उसमें डालेंगे तो पीला, तो पीला रंग अगर दे रहा है तो समझ जाइए कि क्षार है। अगर लाल रंग मेथिल ऑरेंज बता रहा है तो समझ जाइए कि अम्ल है। तो ये रहे विलयन क्या कहते हैं, एसिड यानी अम्ल के परिभाषा जो आपके बुक में दिया है। और इसी तरह से अगर अम्ल की परिभाषा तो नहीं, इसमें से अधिकतर रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम रिएक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हमने देखा, उसके बाद एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो है ये बहुत बार पूछी जाती है ये बोर्ड में, इसको VIMP करके नोट कीजिएगा। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये होती है कि अम्ल जो होता है, कोई भी अम्ल है और उसके साथ अगर कोई क्षार मिला दिया जाए। अच्छा, अम्ल स्वाद में तो खट्टा होता है, क्षार कैसा होता है, तो ये कड़वा होता है। ऐसे फिटकिरी देखे ना, फिटकिरी ऐसे चखिएगा तो फिटकिरी चखने पर कड़वा लगेगा, लगेगा कि मीठा लग रहा है लेकिन मीठा भी नहीं लगेगा, लगेगा कि नमकीन लगेगा लेकिन वो भी नहीं लगेगा, एकदम कड़वा बीच में। जैसे अम्ल हो गया, क्षार हो गया। खाने वाला सोडा देखे हैं जो घर में पुआ हुआ सब बनता है या केक बेकरी उद्योग में, तो उसमें डाला जाता है जिसको फुला देता है, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। जो उसमें जो डाला जाता है, जो खाने वाला सोडा है वो क्षार है, उसका स्वाद कभी देखिएगा। या साबुन जो सर्फ डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें भी क्षार होता है। तो ये सब स्वाद में कड़वे होते हैं और ये स्वाद में खट्टा होता है। अब उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो बार बार पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया ये होती है कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं, तो अम्ल क्षार जब आपस में मिलते हैं तो ये इसके प्रभाव को और ये इसके प्रभाव को एकदम जीरो कर देता है, उदासीन हो जाता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। यहाँ पर रिएक्शन में देख लेते हैं, जैसे कि HCl एक अम्ल हो गया और इसके साथ NaOH, यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और NaOH
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ये NaOH यानी कि ये क्षार हो गया, हाइड्रा इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तब इन दोनों का रिएक्शन होता है यानी कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन, तो उदासीन हो जाता है और हमको प्राप्त क्या होता है, तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को जैसे कि आप रट नहीं सकते, केमिस्ट्री में रटने का मतलब होता है ये बहुत बेवफा होती है, याद करने पर खफा हो जाती है एकदम। तो ये क्या है कि HCl यानी कि अम्ल और ये क्षार जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि यहाँ पर हमने लिखा कि अम्ल और प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलने के बाद हमको प्राप्त होता है लवण यानी साल्ट्स, और प्लस में जल। तो आपको जल का पता है सूत्र, कोई भी अम्ल का साथ जब रिएक्शन कराना है किसका, क्षार का, तो हमको पता है कि अम्ल क्षार का रिएक्शन करने पर लवण और जल प्राप्त होता है। आपको ये याद होना चाहिए, ये लाइन आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो जब आपके दिमाग में यह चीज है कि अम्ल क्षार मिलने पर लवण और जल देता है, तो जल का तो सब जानते हैं H2O होता है, तो आपको नहीं पता है कि इसमें लवण कौन सा बनेगा, तो बिना रटे बिना याद किए इसको हम समझ जब जाएंगे तो कोई भी अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो जब HCl यानी कि अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, हमको पता है कि लवण जल मिलता है, तो लवण नहीं पता है तो जल मिलता है, तो जल को लिख लीजिए H2O, मिल रहा है जल। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए H और यहाँ पर O है और यहाँ पर ये देखिए H है, तो एक H और एक H, दो H हो गया, ये दो H हो गया और O आ गया, यहाँ पे O आ गया। अब बच क्या रहा है, क्लोरीन बच रहा है, सोडियम बच रहा है। आपको पता है कि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +1 है, इसका -1 होता है, ये आपस में बध जाते हैं, तो यहाँ पर NaCl हो जाएगा। यही तो हमारा नमक है, साधारण नमक, इसका नाम क्या है, साधारण नमक हम इसको कहते हैं, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है यही साधारण नमक होता है जो हम खाते हैं, और टाटा मयूर हो चाहे कोई भी नमक हो, वो क्या होता है, NaCl होता है, इसमें आयोडीन मिला करके हम खाते हैं। तो यही रिएक्शन है इसका कि अम्ल के साथ कोई भी क्षार का रिएक्शन हो तो क्या होता है, लवण और जल देता है। तो आप लवण को नहीं जानते हैं तो जल लिख लीजिए, और इसमें देखिए कि जल जब निकल जा रहा है तो बच क्या रहा है, जो बच रहा है वही आपका लवण है। तो यही रही उदासीनीकरण की अभिक्रिया। परिभाषा में क्या कहेंगे कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल प्राप्त होता है, और उस अभिक्रिया के दौरान वह उदासीन हो जाता है, इसीलिए उसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 3 नंबर के रेंज में यह पूछा जाता है प्रश्न। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं धातुओं के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, और अम्लों का उपयोग क्या होता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जैसे कि एक और देख लेते हैं यहाँ पर कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन जो होता है तो उससे रिलेटेड फिर क्या इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2NaOH है, यानी कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये प्रबल अम्ल भी है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ अगर रिएक्शन करता है, ये क्षार हो गया। क्षार का परिभाषा, क्षार में हम देख सकते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये क्षार लिखा है। तो आप कोई भी चीज लिखा हो अगर उसमें OH है तो OH यानी हाइड्रोक्साइड जुड़ा है तो क्षार है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए 2Na मतलब ये 2 लगा है तो 2 सोडियम खाती भी है, और ये OH जो है उसके लिए भी है, और हाई जो है H2SO4, तो यहाँ पर 2 इसके लिए, इसके परमाणु तो है ही हैं, तो ये 2 सामने जिसके आगे लगता है तो इसके पीछे जितने भी तत्व तो ये यौगिक लिखे होते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है वो उतने उतने सबके होते हैं, और जो नीचे पर्सनली लिखा होता है वो पर्सनली उस परमाणु के होते हैं। जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन होता है, यानी कि अम्ल के साथ क्षार का रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमको पता है। अब आइए हम देखते हैं कि जैसे कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्ल और क्षार का एक और रिएक्शन देखते हैं। तो हमको पता है कि जब अम्ल क्षार का रिएक्शन होता है तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो हम जो जल है उसको लिख लेंगे। तो इसमें देखिए 2NaOH है, तो यहाँ पर 2Na तो 2 लिखा है, तो ये सोडियम के लिए भी 2 है, O के लिए भी 2 है, H के लिए भी 2 है, यानी कि किसी भी यौगिक के सामने कोई नंबर लिखा होता है तो सबके लिए उतना होता है। और जो इसके नीचे जो नंबर्स लिखे हैं ये नंबर उन्हीं तत्वों के पर्सनली होते हैं। जैसे O के नीचे 4 है तो बस O का ही 4 परमाणु है, यानी कि S का वो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। अच्छा, क्षार कैसे जानेंगे कि क्षार है,
तो इसके अंदर जो है देखेंगे तो आप OH होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल और क्षार का जो रिएक्शन है, तो यहाँ पर 2NaOH है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हमको पता है कि अगर क्षार और अम्ल आपस में रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल देते हैं, तो जल लिख लीजिए। तो यहाँ पर 2H2O हो जाएगा, जल हो गया ये, यहाँ पर लिख देंगे जल। अब देखिए क्या बचा, 2H2O यानी कि ये एक H जो है ये 2 है, तो 2H और ये 2, मतलब कि 2 यानी कि 2H2 हो गए यहाँ पर और एक O निकल गया। अब बच क्या रहा है, तो 2Na यानी कि 2 सोडियम और SO4, तो यहाँ पर 2Na हो जाएगा, यहाँ पर Na2SO4, ये हमारा बच रहा है। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो हो गया ये लवण के रूप में प्राप्त हो गया और ये जल के रूप में प्राप्त हो गया। तो देखिए कितना आसान है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब अम्ल क्षार का रिएक्शन होता है तो लवण और जल मिल रहा है, तो जल को लिख लो, जो बच रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो ये रहा उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण। अब आते हैं कि अगर अम्ल कोई धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको हम कैसे देखेंगे कि धातुओं के साथ अगर रिएक्शन होता है तो क्या प्राप्त होता है। तो कोई भी अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर परिभाषा है कि अम्ल अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो लवण तो बनेगा लेकिन अब इसमें जल नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे Zn है यानी कि ये जिंक है, ये एक धातु हो गया, और इसके साथ H2SO4, ये जो अम्ल है ये प्रबल अम्ल होता है और यह बहुत खतरनाक होता है। तेजाब के रूप में जैसे बैटरी का जो पानी होता है उसमें इसका यूज किया जाता है विद्युत बैटरियों में, तो इसका जो उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो जिंक के साथ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन होता है तो हमको क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि जब कोई अम्ल, यहाँ पर शॉर्टकट में फार्मूला लिख देते हैं कि अम्ल और धातु का जब रिएक्शन होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होता है यहाँ पर लवण और अंत में क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको हाइड्रोजन गैस H मालूम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकल गए, यहाँ पर लिख दीजिए H2 और ये ऊपर की तरफ ऐसे तीर लगा देंगे कि ये उत्सर्जित हो रही है, मतलब निकल रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया, H2 माने गैस निकल तो गई हाइड्रोजन, और बच क्या रहा है Zn और SO4, यहाँ पर लिख देंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। कभी भी आपको ये देखना है कि किसी भी चीज के साथ SO4 लगा है तो सल्फेट पढ़ते हैं, तो ZnSO4 हो गया जिंक सल्फेट। इसी तरह अगर मैग्नीशियम होता, यहाँ पर H2SO4 होता तो H2 निकल जाता तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता, यहाँ पर Zn के पास मैग्नीशियम हो जाता तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम एक धातु हो गया और 2HCl यानी कि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जैसे ये मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करता है तो हमको पता है कि अगर कोई भी अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। तो लवण तो नहीं पता है, हाइड्रोजन गैस को निकाल लेते हैं, तो हाइड्रोजन H2 जो है ऊपर निकल रही है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, तो H2 तो निकल गई, अब बच रहा है मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो लिख देंगे MgCl2। अब यहाँ पर देखिए 2 HCl है तो 2 जो है H के लिए भी है और Cl के लिए भी है, इसीलिए Mg और 2 जो Cl के साथ नीचे लग गया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत कितना आसान है कि कोई भी धातु के साथ अगर अम्ल का रिएक्शन होता है तो अधिकतर क्या होता है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये आपको 2 बातें याद रहनी चाहिए। अगर ये 2 बातें आपको याद है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रिएक्शन में इस तरह से अब कितना रटेंगे, बहुत सारा होता है तो आप रट नहीं पाएंगे, भुला जाएंगे उसमें कि ZnH2SO4 यानी 4 कहाँ था और 2 कहाँ था, ये सब मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम जब समझ लेते हैं पैटर्न को कि हमको ये चीज प्राप्त करना है इससे रिएक्शन कराने के बाद, तो हम लास्ट में ये लिख देते हैं जो पता है, और जो बीच में बचता है वही तो हमारा बीच का लवण हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, अधिकतर अम्ल के साथ अभिक्रिया जो होती है धातु करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि धातु ऑक्साइड, और इसके बाद हमने देखा इसके पहले देखा अम्ल क्षार का रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ये रिएक्शंस के बाद हम देखेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थों में जहां से 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी आता है, तो उसमें अधिकतर क्वेश्चन एक पूछ लेता है 1 से 2 कि कौन सा अम्ल जो है किस चीज में पाया जाता है। तो हम उसको भी एक बार शॉर्ट में लिस्टिंग में देख लेंगे।
तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला रिएक्शन देखते हैं कि कोई भी अम्ल अगर कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं तो अभी देखेंगे हम। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी अम्ल, हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है टेंस की तरह, कि अम्ल के साथ कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर मैचिंग कर रहा है यानी कि मिल रहा है यानी रिएक्शन कर रहा है तो हमको क्या प्राप्त होता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, जल H2O होता है। तो हमको जो पता है वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या बच रहा है, वही वो हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के रूप में हमने लिया है कि Na2CO3 ये क्या है, कार्बोनेट है। CO3 जिसके अंत में लगा होता है वो कार्बोनेट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट। और 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में भी पाया जाता है। जो पेट होता है हमारा अमाशय, उसके अंदर जो भोज्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है, बायोलॉजी के दृष्टि से हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम कार्बोनेट और अम्ल का रिएक्शन। तो हमको क्या पता है कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो पहले हमने लिख लिया यहाँ पर जल H2O और प्लस क्या लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो है रिलीज हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कि CO2, तो यहाँ पर चेक करिए CO और 2 मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो CO2 यहाँ पर निकल गया। उसके बाद H2O यानी कि 2H और इसमें का एक O निकल गया। तो यहाँ पर ये O और ये O, दोनों O, 2O और एक O, 3 O हो गया। तो 3 O इधर था तो निकल गया, ये तो 2H ये भी निकल गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, Na2 और Cl बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, Na, अब यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2NaCl, मतलब कि 2 सोडियम के जो परमाणु और क्लोरीन मिल करके जो लवण हमारा, ये इसको क्या कहेंगे हम, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, जो भी अब पीछे हमने चर्चा की थी। तो यही नमक है हमारा, तो ये लवण के रूप में प्राप्त हो गया। तो लवण हो गया, जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कितना आसानी से हमने देख लिया इसको। अब इसको आप रटेंगे तो रटंतु विद्या 2.5 घड़ी की होती है, हम इसको रट के नहीं याद कर सकते। कितना याद करेंगे आप। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ यानी कि कार्बोनेट के साथ अम्ल का रिएक्शन हुआ तो लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो देखिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ये लवण तीनों प्राप्त हो गया। इसी तरह ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना, पत्थर, संगमरमर और जो चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, तीनों का ये सूत्र होता है, केमिकल नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, हमने यहाँ पर अम्ल अलग लिया है। तो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो वही फिर फंडा अपनाएंगे। क्या पता है हमको, H2O, तो जल को बाहर करिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करिए, पहले से पता है। अब इसमें देखिए कि CO3, तो 3 O तो इधर निकल गए, 1 O और 2, 3 O। कार्बन C था तो एक C इधर आ गया। अब यहाँ क्या बच रहा है, Ca, मतलब कैल्शियम बच रहा है। और क्या बच रहा है, यहाँ पर H2 तो निकल ही गया है, SO4 बच रहा है, तो CaSO4, ये हमारा हो गया कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इससे में मैच कर रहा है कि नहीं, कि अगर लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो धातु के साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो देखिए मिल रहा है कि नहीं, तो इसके साथ जब रिएक्शन हुआ तो ये लवण हो गया हमारा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट में यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन लग गया, तो इसीलिए इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। ये जो है NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, दोनों एक ही बात है। और HCl ये अम्ल है जो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसके साथ भी रिएक्शन करने पर हमको यही चीज प्राप्त होती है। तो जो हमको प्राप्त होती है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या लास्ट में प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसको बाहर कर दीजिए। प्लस में जल, तो H2O, इसको भी बाहर कर दीजिए। अब इसमें देखिए O3, तो उधर एक ये O और 2, 3 हो गया। और H जो है 2H, इसमें एक H और ये दोनों H बाहर हो गए। अब क्या बच रहा है, Na बच रहा है और क्या बच रहा है, Cl बच रहा है। तो सोडियम और क्लोराइड बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, NaCl। क्या लिख दिया गया, NaCl। अब यहाँ पर NaCl क्या हो गया, लवण हो गया, ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो बिल्कुल आसानी से हमने देख लिया कि कोई भी रिएक्शन जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन के साथ हम करता है तो हमको क्या मिलता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में बातें आ गई होंगी कि इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है। आगे वीडियो में बने रहिए। फिर अंत में एक ऑक्साइड का रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन है कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है, यानी कि धातुओं के साथ अगर ऑक्साइड जुड़ा है
अच्छा, हम ऑक्साइड कैसे जानेंगे? तो देखिए, एक यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पढ़ने का तरीका कैसे होता है। जो बालक की बहुत ही मतलब उनको समझ नहीं आता कुछ कि मैंने क्या लिखा है, कैसे पढ़े, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट या कैसे। तो यहाँ पर कोई भी धातु के साथ अगर सिंगल ओ है तो ऑक्साइड पढ़ेंगे, अगर इसके साथ यहाँ पे 2 कर दिया जाएगा तो डाइऑक्साइड हो जाएगा, 3 कर दिया जाएगा तो ट्राईऑक्साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। ओ SO4 के साथ जैसे 4 परमाणु आते हैं तो उसको सल्फेट बोला जाता है। तो ये आपको दिमाग में कुछ सिंपल आइडिया बना के रखना है कि हमको कैसे पढ़ना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, एक O है तो ऑक्साइड कहेंगे। तो ये धातु के साथ ऑक्साइड मिल गया तो धातु ऑक्साइड हो गया। मैंने धातु के साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, परत चढ़ जाती है तो ऑक्साइड के रूप में हो जाता है वो। तो धातु के साथ ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल मिल गया, कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसका रिएक्शन हम करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि कोई भी धात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें भी लवण और जल मिलेगा। लवण और क्या मिलेगा? जल। तो जल को पता है, जल को लिख दीजिए H2O, ये जल हो गया हमारा। अब क्या बच रहा है? तो H2 और O ये तो दोनों निकल गए। अब क्या, Ca और Cl इधर बच रहा है। तो Ca और Cl2 दो है इधर, तो इसके 2 परमाणु हो जाएंगे तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पे। और प्लस में क्या मिल रहा है? जल। तो देखिए, अम्ल के साथ धातु मिला और लवण जल मिलना चाहिए, तो ये लवण हो गया, ये एक लवण है कैल्शियम क्लोराइड, और H2O जल हो गया। बहुत ही आसानी तरीके से हम देख सकते हैं। ZnO, Zn मतलब जिंक होता है, ZO ऑक्साइड जुड़ा है तो जिंक ऑक्साइड कहेंगे। जिंक ऑक्साइड अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमको पता है कि लवण जल मिलेगा, तो जल को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे H2O हो गया। अब क्या बच रहा है? तो Zn में O और H2 तो दोनों बाहर हो गए, अब बच रहा है केवल यही SO4 और इधर Zn। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर ये लवण के रूप में प्राप्त हो गया और यहाँ पर ये जल के रूप में प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि धात्विक ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन में इस तरह से प्राप्त होता है। तो हम लोग के तीनों रिएक्शन हमने देखा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया देखी, उसके बाद हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखी, उसके बाद धातुओं के साथ क्या अभिक्रिया होती है वो भी देखा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से भोज्य पदार्थों में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दुर्बल और प्रबल अम्ल क्या होते हैं।